नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. राठौड़ आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस मंच पर स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, राधे राधे। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थी अभी कह रहे हैं कि सर अंतिम समय में हम किस प्रकार से अपनी तैयारी को सटीकता के साथ सफलता में बदले। तो आज के इस सेशन के अंदर हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए। देखिए, ये जो आपके पास अंतिम 25 दिन बचे हुए हैं, अपने आप को झोंक दीजिए, तैयारी में लग जाइए और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को सफलता में बदलिए। देखो, रिवीजन का पीक टाइम चल रहा है, जितना हो सकता है आपको रिवीजन करना चाहिए। और अब समय चूंकि कम रह गया है तो नया पढ़ने से बचे, या नया उतना ही पढ़े जिसको आप रिवाइज कर पाए। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति जितनी प्रैक्टिस करता है उतना ही परफेक्ट होता है और परीक्षा के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो इसीलिए तो मैं कहता रहता हूं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो अच्छे से अपनी तैयारी को करते जाइए, आगे बढ़ाते जाइए। और देखो, आप लोग जो गलतियां करते हो ना, उन गलतियों में आप सुधार करने के प्रयास कीजिए। गलतियों में सुधार आप कैसे करोगे? आप कोई भी टॉपिक तैयार करते हो, उस टॉपिक को एक बार थ्योरी के रूप में पढ़ने के बाद PYQs निकालिए, MCQs निकालिए, मॉडल पेपर्स निकालिए और उसमें अगर आप गलतियां करते हो तो उन गलतियों को सुधारने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कौन सा आपका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को आप दूर कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितने भी लूप होल्स है उनको दूर कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और सबसे बड़ी समस्या होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस बहुत आता है और आएगा भी क्यों नहीं भाई साहब, नौकरी का सवाल है। मैं अच्छे से समझ सकता हूं कि एक विद्यार्थी जब अपने घर बार, माता पिता और परिवार को छोड़ करके शहरों में आता है, तैयारी में लगता है, जी जान से जुट जाता है। तो जब वो तैयारी कर रहा होता है तो वो हमेशा सोचता रहता है कि मेरे माता पिता का सपना है कि मैं नौकरी लगूं, मुझे नौकरी लग करके उनका सपना पूरा करना है। देखिए, अच्छी बात है, आपका सपना है, आपके मम्मी पापा का सपना है, लेकिन जब हम इसको बार बार देखने लग जाते हैं तो अपने ऊपर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली प्रेशर क्रिएट होता है। और मैं कभी नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई दबाव आए। आप बिना दबाव के तैयारी कीजिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्य वा फलेषु मा फलेषु कदाचन। बस कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। माता सरस्वती कभी भी ऋण उधार नहीं रखती है। आपके हाथ में केवल किताबें हैं, आप केवल मेहनत कर सकते हो। सकारात्मक और पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। सफल होना, असफल होना पार्ट ऑफ लाइफ है और ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर आप आस्तिक हो, भगवान पर विश्वास करते हो तो भगवान पर छोड़ दीजिए, नियति पर छोड़ दीजिए। नियति आपके साथ न्याय करेगी। स्मार्ट स्टडी, अब देखिए, क्योंकि आपके पास 25 दिन का समय है तो अब ये स्मार्ट स्टडी का टाइम है। देखो, स्मार्ट स्टडी और लेबर स्टडी दोनों में फर्क होता है। लेबर स्टडी का मतलब होता है कि हमने किताब पकड़ी, अब उसको पढ़ने लग गए, पढ़ते ही जा रहे, हमें पता ही नहीं है कि भाई साहब इस टॉपिक में से कितने प्रश्न पूछते हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, पेपर सेटर की चॉइस वाला टॉपिक है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण होगा PYQs देखने चाहिए। जैसे ही आप टॉपिक देखते हो, PYQs देखो, आपको पता चल जाएगा, अनुमान लग जाएगा, आइडिया हो जाएगा कितने एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके अनुरूप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी का एक और तरीका ये भी है कि जो जो फैक्ट आपको कंफ्यूज करते, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले फैक्ट्स को शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिखे। एग्जाम टाइम पर केवल शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज किए जा सकते हैं। फुल लेंथ जो नोट्स होते हैं उनकी आवश्यकता है और वर्तमान में जो परीक्षाओं का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अपने को डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। लेकिन अपने को कोई किसी भी टॉपिक की मैं बात करूं, हर टॉपिक के अंदर जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती है वो अपने को वैसे ही पता होती है। जो स्पेसिफिक चीज़ें होती है उन्हीं चीज़ों में हमारे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप उन चीज़ों को लिख ले और वैसे लिख करके पढ़ते हो तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब फिर बात करेंगे अपन RPSC का क्या नियम है। तो देखिए, ये जो RPSC है ना, ये केवल और केवल आपके नॉलेज की ही परीक्षा नहीं लेती है। नॉलेज के साथ साथ ये आपके पेशेंस की भी परीक्षा लेती है। ये देखती है कि एक स्टूडेंट के अंदर पेशेंस कितना है, पेशेंस की भी परीक्षा लेती है। और साथ ही साथ RPSC देखती है कि एक स्टूडेंट का एनालिटिकल अप्रोच कितना है। तो आपके एनालिटिकल अप्रोच को भी जो है इसके अंदर देखा जाता है। फिर बात करें अपन असफलता क्यों होती है, अपन क्यों असफल हो जाते हैं, क्या कारण है असफलता का। तो देखो, असफलता का जो कारण हम बात करें ना, तो असफलता का मुख्य कारण है अधीरता। असफलता का मुख्य कारण क्या है? अधीरता। असफलता का मुख्य कारण क्या है? डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है भाई साहब टेंशन। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? टेंशन, ओवर थिंकिंग। हम ओवर थिंकिंग करते हैं।
परीक्षा नहीं होती है उसके पहले ही विचार करने लग जाते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी करने के योग्य नहीं रहूँगा। और ये बातें व्यक्ति को अधीर कर देती है, वो डिस्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और अगर व्यक्ति का मस्तिष्क ही स्वस्थ नहीं है तो वो परीक्षा में कैसे भाई साहब सफलता हासिल कर सकता है। तो इसीलिए अपने तन मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, आप मस्त रहे, तभी परीक्षा का परिणाम पॉजिटिव रहेगा। अब हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो है आपके पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हमारा लक्ष्य है। और पॉजिटिविटी कब रख पाओगे आप, जब केवल और केवल आप यू स्ट्रेस रखोगे। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि आप टेंशन ना रखें, देखो यू स्ट्रेस होना चाहिए। यू स्ट्रेस चिंता का लाभकारी स्तर होता है। हाँ, आपके मन में ये बात होनी चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि भाई रे अब तो अपने एग्जाम को 20-25 दिन ही रहे हैं तो मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो आप यू स्ट्रेस रखें, डिस्ट्रेस ना रखें और पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाई करें, तभी आपको सफलता मिल जाएगी। तो समझ गए ना, आरपीएससी अब केवल और केवल आपके नॉलेज का ही परीक्षण नहीं करती है, वो धैर्य का भी परीक्षण करती है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच का भी परीक्षण करती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि धीरता वीरता को पराजित कर देती है, इसीलिए धीरज धरो और जीवन में आगे बढ़ो। फिर बात करेंगे, अब देखो 40% प्लस आपको अगर स्कोर करना है तो आपको किस प्रकार से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, तो स्कोरिंग विषयों पर आपको फोकस करना पड़ेगा। अभी अपन एनालिटिकल अप्रोच के अंदर एंड ट्रेंड के अंदर अपन देखेंगे कि पिछली परीक्षाओं के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जो स्कोरिंग रहे। मैं मोटा मोटा बात करूँ तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है आपके, ये स्कोरिंग पार्ट है। इस स्कोरिंग पार्ट को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग कर ले और करंट से अपडेट रहे। इस साल का पूरा करंट आप पढ़े और पिछले साल का भी आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का करंट भी आप पढ़ ले, है ना। तो करंट से भी आप अपडेट रहे और घबराए नहीं। करंट के अंदर जो मुख्य मुख्य बातें होती है वो आप देख लो। बाकी देखो करंट के अंदर अभी जो ट्रेंड बना हुआ है आरपीएससी की परीक्षाओं का, बहुत लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स तो छोड़ो, जो करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले टीचर्स है उनके भी छक्के छुड़ा रही है आरपीएससी। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने करंट पढ़ा है और कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, वहां लीव लेना है भाई साहब, बाउंसर है और बाउंसर को जाने दिया जाए, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आप तुक्केबाजी में लग जाओ और आप नेगेटिव चले जाओ। देखो भाषा और तार्किक क्षमता आप अच्छे से करो। भाषा के अंदर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी सब्जेक्ट हम राजस्थानियों को अच्छे से आ जाता है। इंग्लिश के अंदर हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इंग्लिश अगर आप कर सकते हो तो कीजिएगा, नहीं कर सकते हो तो हिंदी को अच्छे से कीजिए। और जो रीजनिंग है, जो मेंटल एबिलिटी है, ये हर विद्यार्थी मेरे हिसाब से कर सकता है। अगर 5 प्रश्न आते हैं तो आपको पता ही है कम से कम 3 प्रश्न तो आसान से होंगे, उनको आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये स्कोरिंग एरिया है, इसको बिल्कुल ना छोड़े। और नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। बिल्कुल भी आपको अनियंत्रित होकर के रिस्क नहीं लेनी है। रिस्क लेनी है तो कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। जहां आपको लग रहा है कि यह मामला 50-50 है, आप केवल वहीं पर रिस्क लो। हर जगह पर रिस्क नहीं ले सकते भाई साहब, समझ रहे हो ना। बाकी देखो बिना रिस्क के तो जीवन में कोई काम ही नहीं चलता। रिस्क लेनी भी पड़ती है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क, ऐसी रिस्क भी किस काम की सब कुछ तबाही कर दे। फिर बात करेंगे विषयवार प्रश्नों और अंकों का विवरण। तो देखिएगा, ये जो आपका एग्जाम होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, इसके अंदर टोटल 75 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं बताओ, तो आप लोगों को पता है टोटल होते हैं 75 प्रश्न। तो टोटल 75 तो आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और इन 75 प्रश्न को आपको करने में टोटल समय मिलता है 90 मिनट का। 90 मिनट का समय मिलता है और टोटल होते हैं 150 मार्क्स। कितने मार्क्स होते हैं बताओ, 150 मार्क्स होते हैं। तो इनमें जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके हैं, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न। पिछले एग्जाम्स के अंदर 15 प्रश्न पूछे गए। अब 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि परीक्षाओं का ट्रेंड बदलता रहता है। फिर भी आप यूं मान के चले आर्ट एंड कल्चर के खूब प्रश्न आएंगे और हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। वैसा आपकी हिस्ट्री पूरी दे भी नहीं रखी है आपके सिलेबस में। सभ्यताओं से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, उनको अच्छे से आप पढ़ ले। और गुर्जर प्रतिहार और चौहान राजवंश, ये 2 राजवंश पूरे हैं। बाकी तो आपको जालोर, रणथंभौर और मेवाड़ का दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध देखना है। इनके अलावा आप लोगों को जो है कुछ सेलेक्टेड राजाओं के नाम दे रखे, जैसे महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, मान सिंह प्रथम आमेर, राय सिंह बीकानेर,
चंद्रसेन, मारवाड़, इन राजाओं को ढंग से पढ़ लेना है, जिससे हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी का हमेशा हर परीक्षा के अंदर अच्छा खासा वेटेज रहता है, तो राजस्थान ज्योग्राफी को आप अच्छे से पढ़े। और करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा वेटेज है ना, तो लगभग 10 प्रश्न आपके पूछे जाते रहते हैं, तो इस करंट अफेयर्स को भी आप अच्छे से कंप्लीट करें। और फिर अपन बात करें शैक्षिक प्रबंधन, मनोविज्ञान और आरटी, इससे लगभग 10 प्रश्न आ जाते हैं। जनरल साइंस के 5 प्रश्न आते हैं। जनरल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं, सामान्य से प्रश्न ही आते हैं। तो जनरल साइंस के जो टॉपिक है वो आप फाइंड आउट कीजिए कि पेपर सेटर के कौन कौन से फेवरेट टॉपिक्स है। जैसे एक तो बीमारियों से रिलेटेड प्रश्न तो हर परीक्षा के अंदर आता रहता है ना, तो उनको आप अच्छे से कंप्लीट करें, उनको आप अच्छे से तैयार करें, तब जा करके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, है ना। तो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है ना, इस बायोलॉजी वाले पोर्शन से अच्छे से प्रश्न आ जाते हैं। और पॉलिटी के बारे में बात करें तो 5 एक प्रश्न आते रहते हैं आपके इस एग्जाम के अंदर। और गणित और मेंटल एबिलिटी, अब जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, मैं हमेशा देखो पूरा सत्य बोलने वाला आदमी हूँ। जिनको गणित आती है उनको आती है, और जिनको नहीं आती है ना उनको नहीं आती है। अब जिनको नहीं आती है, आपके पास समय नहीं है कि आप गणित के अंदर लेकर के खूब सारा टाइम स्पेंड करो और गणित लेकर बैठ जाओ। अब आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप मेंटल एबिलिटी को, रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और जनरल हिंदी तो सामान्य सी हिंदी होती है, ये हम अच्छे से कर सकते हैं। 5 प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। देखो भाई साहब, एक एक प्रश्न का खेल है, एक एक पॉइंट का खेल है, तो हमें कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है, हर पोर्शन को अच्छे से देखना है। और जनरल इंग्लिश, अगर इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट, सारे के सारे पोर्शंस, सारे के सारे टॉपिक्स आप पढ़ करके जाओ। आप कॉन्फिडेंट होकर के तैयारी करो कि आप कहां से 40% प्लस स्कोर कर सकते हो। बाकी आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके वहां से आप मेरिट टच करें। सब्जेक्ट में जितना आप स्कोर करोगे उतना ही प्लस में रहोगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जीके कमजोर होता है और सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। तो आप अपने सब्जेक्ट को, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ अच्छा स्कोर करें। और जीके के अंदर आप यूं कोशिश करें कि मुझे 50% स्कोर करना है, या मुझे 50 से लेकर के 60% के बीच में स्कोर करना है। आप ये टारगेट रखोगे तब 45-50 के समथिंग स्कोर कर पाओगे, 40 बना पाओगे, है ना। तो ये 40 तो आपको भाई साहब बनाने ही पड़ेंगे, तभी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, और जहां आप अच्छा कर सकते हो उस एरियाज को आप और आगे मजबूती प्रदान करें। अध्ययन के घंटे, ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, लेकिन अब अंतिम समय है तो कम से कम 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब। 10 से 12 घंटे पढ़ना है, और आपको 60-40 वाला रूल जो है वो फॉलो करना है। 60-40 वाला रूल क्या है? जैसे अगर आप 100 मिनट पढ़ते हो तो 100 मिनट के अंदर आप 40 मिनट तो नया पढ़ लीजिए। 40 मिनट तो क्या पढ़ सकते हो आप, कुछ भी नया पढ़ लो, या जो भी आपने पुराना पढ़ रखा है ना, एक बार 60 मिनट वो पढ़ लीजिए, और फिर 40 मिनट जो है वो रिवीजन कीजिए, है ना। 40 मिनट क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये जो 60-40 का रेशियो होता है, इसमें 60 मिनट में तो नया पढ़ते हैं, और जो आपने नया पढ़ा है 40 मिनट उसका रिवीजन करते हैं। तो ये 60-40 का जो रूल है इसको लाइफ में फॉलो करें। अभी खैर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नया ट्राई करें, तो नया ट्राई ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ ली है उस पढ़ी हुई चीज़ को रिवाइज करें। अपने ऊपर भरोसा रखें कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। जब आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया कैसे आप पर भरोसा करेगी। और यूं ना घबराए कि आपका कंपटीशन 5 लाख स्टूडेंट से है, 10 लाख स्टूडेंट से है, 15 लाख स्टूडेंट से है ना। ये कंपटीशन एग्जाम खुद की खुद से लड़ाई है, और इस खुद की खुद से लड़ाई में खुद को ही खुद से जीतना पड़ता है। यहाँ सारथी भी आप हो और रथी भी आप हो, तो आपको अच्छे से खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ानी है। और डेली मॉक टेस्ट दे, ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो एग्जाम है गेम ऑफ कॉन्फिडेंस है, और आपको मूल पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब मैच्योर हो और आपने मूल पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया होगा। कहीं पर भी अनऑथेंटिक कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। ऑथेंटिसिटी का तैयारी में पूरा ध्यान रखें। तो टारगेट आधारित टाइम टेबल बनाए, रोज सुबह उठे, अपने को टारगेट दे कि मुझे आज
2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या मुझे 10 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 टॉपिक पढ़ने हैं, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को टारगेट दीजिए और उस टारगेट को अचीव कीजिए। देखना आपको बहुत मज़ा आएगा और यूँ पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और पीरियोडिक रिवीजन का मतलब है कि आप मतलब यूँ पूरी की पूरी सारणी बना सकते हो, एक टाइम मैनेजमेंट को आप बना सकते हो, टाइम टेबल बना सकते हो और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। और रिवीजन रूल तो आपको याद रखना ही है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे अब पूरे दिन आपने पढ़ाई कर ली है और शाम को आप सो रहे हो, तो शाम को सोने से पहले पूरे दिन में आपने क्या पढ़ा उसको एक बार अकेले ही बैठ करके मन ही मन उसको रिवाइज करें, उसका रिवीजन करें। क्योंकि आपने खूब पढ़ाई कर ली लेकिन अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। तो आप लोग रिवीजन अच्छे से करें, ठीक है भाई। तो रिवीजन करने में बिल्कुल भी आप पीछे ना हटे। अब गर्मियों का समय है, भूलने की समस्या गर्मियों में और बढ़ जाती है, क्योंकि भाई साहब नींद आती है और गर्मी की वजह से माथा दुखने लग जाता है। तो आप बीच बीच में एक पावर नैप भी ले लिया करें। जैसे आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि पढ़ते हुए 2 घंटा 3 घंटे हो गए हैं और अब थोड़ी सी एनर्जी की कमी महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा यूँ नींद भी आ रही है, थोड़ा यूँ उनिंदा फील कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति के अंदर 10-15 मिनट के लिए आप पावर नैप ले लें और इससे आपकी एनर्जी रीजनरेट होगी और रीबूस्ट होंगे आप और एकदम बढ़िया तरीके से आगे पढ़ पाओगे। अब ये भूलने की समस्या ये हम सब की है। भूलना एक मानवीय प्रवृत्ति है, कौन नहीं भूलता है भाई साहब, हम सब लोग भूलते हैं। अगर हमारे में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होती तो शायद हम भी भगवान होते। तो हम भगवान नहीं है भाई साहब, हर व्यक्ति भूलता है। जीवन में अच्छे बुरे खट्टे मीठे सभी प्रकार के अनुभव होते हैं। कभी कभार हम अपनों को खोते हैं, कोई अपनी माता को, कोई पिता को, कोई भाई को, कोई बहन को, कोई पत्नी को, हम अपनों को खोते ही है। अगर हम उनको ना भूले तो भाई साहब क्या पूरी जीवन भर हम रोते रहेंगे। तो देखो भगवान ने ही ये गुण दिया है भूलने का। और जब परीक्षा होती है ना तब स्टूडेंट को ज़्यादा लगता है यार भाई साहब मैं तो भूल रहा हूँ, मैंने तो जो पढ़ा है अब ऐसा लग रहा है कि 0 सन्नाटा, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। घबराए नहीं भाई साहब, आप विश्वास रखें खुद पर, परीक्षा हॉल में आपको सब कुछ याद आ जाएगा, निश्चिंत रहे। और बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस कैसे बनाना है? आपको सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाना है, अपने कंटेंट का बैलेंस बनाना है और अपने स्टडी टाइम का बैलेंस बनाना है। आपको पूरा बैलेंस बनाकर चलना है कि आपको कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, क्योंकि नींद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और अभी अपने को जरूरत भी स्वस्थ मस्तिष्क की है। तो इसीलिए आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो 40% का डर है ना भाई साहब, डर अपने मन से निकाल लो। डर गया जो मर गया, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो बस कॉन्फिडेंस रखे, अपने ऊपर विश्वास रखे, अपनी तैयारी पर विश्वास रखे और अच्छे से पढ़ाई करे। निश्चित रूप से आप 40% का ये जो क्राइटेरिया है ये पूरा करोगे, ना केवल 40% प्लस स्कोर करोगे, अभी तो सिलेक्शन भी लोगे। तो बस विश्वास रखिए और आखिरी महीने की तैयारी यही है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्या करें? तो आपको क्या करना है? तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ स्टडी, है ना, तो स्टडी विथ पॉजिटिविटी। तो आपको तैयारी करनी है पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, ठीक है ना। और क्या नहीं करना है? तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी में मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे आपके मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे साथी भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार और पड़ोसी भी हो सकते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को लूज करने का काम कर सकते हैं। उनसे दूर रहो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे यार क्या ही पढ़ना, आजकल तो नौकरी नहीं, किसको मिलती है नौकरी, आजकल कंपटीशन कितना है, कुछ नहीं होता है, लाखों लोग पढ़ रहे हैं, कोई सिलेक्शन नहीं होता है। ऐसी बातें जब विद्यार्थी सुनता है, क्योंकि एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है मैं अच्छे से समझ सकता हूं। एक बीमार और बेरोजगार, उसको जो लोग कहते हैं ना वो वैसा ही करता है बेचारा। बीमार को कह दो कि वहाँ उस हॉस्पिटल में जाओ, उस देवता के पास जाओ, उस भोपे के पास जाओ, वो बेचारा जगह जगह भटकता रहेगा क्योंकि वो भी समस्या में है। तो बेरोजगारी से बड़ी समस्या हमारे लिए और कोई नहीं है। तो आप लोग नेगेटिविटी से दूर रहे, अपने कान बंद कर ले भाई साहब और केवल अपने काम पर ध्यान दे। कर्मा रिटर्न्स, हार्डवर्क पेज। अगर आप
कठिन परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो नेगेटिविटी से आप दूर रहे। लक्ष्य क्लासेस द्वारा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर लॉन्च कर दिए गए हैं। इनमें आपको मिलेंगे 10 मॉडल पेपर, साथ ही 10 OMR सीट मात्र 180 रुपए में। तो देर किस बात की, आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इनको खरीद सकते हो। साथ ही लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ये मॉडल पेपर मंगवा करके अपनी तैयारी को अंतिम समय में जांच सकते हो, परख सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार करके अपने को रिबूस्ट कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो। और लक्ष्य क्लासेज रीड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कांस्टेबल, वीडियो, CET तथा अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए 29 अप्रैल 2026 को एक नया बैच लॉन्च कर चुका है। डेमो प्रारंभ है, आज इसका सेमिनार भी किया जा चुका है। तो आप अधिक से अधिक इस डेमो के अंदर पार्टिसिपेट करें और सेमिनार का हिस्सा बने और लक्ष्य क्लासेज के साथ जुड़ करके अपने लक्ष्य को पूरा करें। तो अच्छे से तैयारी करें। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे, कोई डर नहीं रखोगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखोगे, खुद के ऊपर विश्वास रखोगे और स्कोरिंग एरियाज के ऊपर ध्यान दोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे और जितना हो सकता है अपना 100% एफर्ट देने का आप प्रयास करोगे, अपने आप को झोंक दोगे। इसी उम्मीद के साथ विश यू ऑल हैप्पी, या मतलब ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि भगवान आप सभी का सिलेक्शन करवाए। मिलते हैं वापस अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। और एक और मैं महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दूं आप सबके लिए, लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब के ऊपर फर्स्ट ग्रेड की मैराथन कक्षाएं लगा रहा है। तो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के यूट्यूब चैनल से जुड़ करके भी आप अपनी तैयारी को अंतिम समय में जांच सकते हो, परख सकते हो, अपना बेस्ट रिवीजन कर सकते हो। तो मिलते हैं वापस अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।